Hi folks, welcome again to another episode of the Reba Ayaz Show. आज हम आपको जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो एक बड़ी मल्टी फेसेट इंडिविजुअल है. ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, अ बिजनेसमैन. करेंटली ही हैपन्स टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ MIM फॉर मुंबई, मिस्टर रईस लश्करिया साहब. सर, वेलकम टू द शो. थैंक यू रेबा जी. सर, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी MIM को लेकर आपको दी गई है. और जहाँ तक कि हम रईस भाई की बात करें तो जो हमारी एक छोटी सी रिसर्च टीम है, हमको ये पता चला कि रईस भाई इसके MIM से पहले भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ में इन्वॉल्वमेंट इनका रहा है. लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है उसमें इन्होंने दो काम किए हैं: सोशल अपलिफ्टमेंट, लोगों को उठाना, और इस तरह की इवेंट्स कराना जहां मास गैदरिंग लोगों की हो. इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द पार्टी सेज, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से पार्टी इन्होंने छोड़ी. एंड नाउ आई थिंक ही हैज़ रूटेड हिमसेल्फ फॉर MIM. इज दैट करेक्ट सर? एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर फ्रेंड. जी रईस भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. इलेक्शंस आने वाले हैं और आपके लिए तो मेरे हिसाब से डबल मेहनत है. एक तो BMC इलेक्शंस आने वाले हैं और एक विधानसभा. दोनों के बारे में क्या तैयारियां हैं और क्या होप्स हैं? देखिए, तैयारियां तो विधानसभा की हमारी चल ही रही है, बट मेरा मेन फोकस होगा कॉरपोरेशन, BMC कॉरपोरेशन. आई एम मोर फोकस्ड ऑन कॉरपोरेशन. अच्छा. अनटिल अनलेस कोई पार्टी का अगर कॉरपोरेशन का प्रेजेंस नहीं होता है तो उसकी रूट्स नहीं होती है. करेक्ट. कॉरपोरेशंस गिव्स यू द रूट्स. सो आई एम मोर फोकस्ड ऑन MIM की रूट्स हो मुंबई में. मैक्सिमाइज हम कॉरपोरेशन में यूटिलाइज करेंगे MIM को, और इंशाल्लाह इस बार हम मुंबई के अंदर अच्छी खासी सीटें लड़ने जा रहे हैं. और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे जो सदर मिल्लत हैं, उन्होंने मेरी सीट डिक्लेयर की मुंबई से, और इंशाल्लाह उनको यकीन है कि मैं इस सीट से जीतूँगा. अल्लाह ऐसा ही करे. और मैं इस वर्सोवा विधानसभा से जीत के आऊँ. इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद से यहाँ पे जो रैली लेके आई है, उस रैली का भी एक असर है लोगों के दिमाग पे जी. और लोगों को पता है कि आज के हालात क्या हैं, किस हालातों से गुज़र रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस विधानसभा में लोग अपना वोट कास्ट करेंगे. देखिए, जहाँ तक MIM की बात की जाए, एक नैरेटिव सेट है कि इट इज़ अ पार्टी फॉर द माइनॉरिटीज़. सब जानते हैं, चाहे वो असदुद्दीन साहब की कोई स्पीच हो, चाहे वो उनके छोटे भाई के अकबरुद्दीन साहब की कोई स्पीच हो, बहुत वॉलेटाइल और बहुत ही जोश से उन लोग बात करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी. लेकिन ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिल रहा है. जिन शख्सियत के साथ आप यहाँ बैठे हुए हैं, ही बिलीव्स इन एक्सट्रीम सेक्युलरिज्म. और मैंने इनसे ये पूछा कि क्या आप माइनॉरिटीज़ के लिए ही बात करते हैं, तो ये था उनका जवाब. मैं चाहूँगा कि ये खुद आप देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो संविधान के ऊपर चलता है. डेमोक्रेसी हमारी संविधान के इर्द गिर्द घूमती है पूरी. और मैं हमेशा से ये बिलीव करता हूँ कि इस देश में संविधान से बड़ा कुछ नहीं है. सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, यही दो चीज़ है इस देश में जो इस देश की जो बुनियादें बनाए रखी है. मैं इस अंधेरी के अंदर में पिछले 20 साल से मैं सोशली एक्टिव हूँ मैं. अच्छा. और मेरे NGO के ज़रिए यहाँ पे लगभग 12 से 15 हज़ार महिलाओं से मेरा कनेक्शंस है, जो कि मेरी राखी की बहनें हैं. और इस मुंबई शहर के अंदर एक बड़ा आंगनवाड़ी का तबका ले लीजिए जो यहाँ पे काम करते हैं. आंगनवाड़ी हो, आशा वर्कर हो, या पोलियो पिलाने के लिए जो हमारी बहनें जाती हैं, इन सारे लोगों को लेके मेरी एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है. और इनके साथ मैं सालों से काम करते आ रहा हूँ मैं. कुपोषण जो आज मुंबई शहर के अंदर भी बहुत ज़्यादा तादाद में हमें लगता नहीं है कि जो छोटे छोटे बच्चे जो आज खाने को तरस रहे हैं,
हमें लगता है कि मुंबई शहर है, ये सपनों का शहर है, लेकिन अगर आप इस मुंबई शहर की जो कि झोपड़ियों में जब आप जाओगे तो कुपोषण यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। आज भी बच्चे खाने के लिए मर रहे हैं। तो ये हकीकत है इस मुंबई शहर की। और ऐसी ही सब चीज़ों को लेके मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, काम करता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं स्लम्स में ज़्यादा रहता हूँ, क्योंकि मैं एक स्लम डेवलपर हूँ। तो मैं उनकी तकलीफ़ों को समझता हूँ मैं, कि स्लम्स में बेसिकली क्या तकलीफ़ होती है लोगों के बीच में। और यही सब चीज़ों मुझे इनके बीच में एक काम करने का एक जोश देता है मुझे जी। और इसी तरीके से मैंने अपना एक छोटा सा अमन फाउंडेशन जो मेरी संस्था है उसका एक परिवार बना के रखा हूँ और उस परिवार में वो मुझे खरा भाव के नाम से बुलाते हैं। जब मैं इनसे बात कर रहा था तो एज ए पॉलिटिशियन इनके अंदर मैंने एंग्जाइटी नहीं देखी, इनके अंदर मैंने रेस्टलेसनेस नहीं देखी, जो आम तौर से पॉलिटिशियंस में होती है। बड़े कंपोज्ड और सॉर्टेड आदमी जिनको पता है अबाउट ए सब्जेक्ट नोन एज पॉलिटिकल साइंस। When you talk about political science, it means he knows about the governments, the policies, the structures, people living below poverty line, ये सब जानते हैं। और बड़ी ताज्जुब की बात है, मैं फिर अपने दर्शकों को बताता हूँ कि MIM से पहले भी ये और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जुड़े रहे, लेकिन ये बिहाइंड द कर्टन वाले खामोशी से काम करने वाले लोग हैं जो अपना प्रचार ज़्यादा नहीं करते, लेकिन बिलो पावर्टी लाइन लोगों को खामोशी से उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की क़ुव्वत और ताकत रखते हैं। रईस भाई, असदुद्दीन ओवैसी ने आपने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने आपको इंडक्ट किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई फॉर MIM? ये कहाँ आपको मिले, किस तरह से कनेक्ट हुआ? और उसी दौरान मैं भी औरंगाबाद में था। किस्मत से मेरा उनसे मिलना हो गया और जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वर्सोवा से लड़िए। मेरे लिए तो फ़ख्र की बात थी कि इतने बड़े शख्सियत ने मुझे एक मौका दिया है वर्सोवा से लड़ने का। लेकिन मैंने साहब से बड़े ही दबे दबे अल्फाज में मैंने कहा कि साहब आपकी बात सर आँखों पे, लेकिन मुंबई के अंदर MIM की ज़मीन नहीं है। हमें मुंबई में पहले MIM की ज़मीन बनानी पड़ेगी और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा कॉरपोरेशन के चुनावों पे, जो अभी 2-4 महीने में आने वाले हैं। और वाकई में अगर आप चाहते हैं कि MIM लोगों तक पहुँचे तो उसकी ज़मीन बनानी पड़ेगी और उस ज़मीन बनाने के लिए आप मुझे वो ज़िम्मेदारी दें कि मैं मुंबई में MIM का सदर बन के काम करूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मेरी बातें कुछ अच्छी लगी होगी और उन्होंने उसी वक्त फ़ैसला लिया कि मुझे ये बंदे के साथ काम करना चाहिए। और उन्होंने उसी वक्त हमारे साथ बैठे हुए हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब भी थे, हमारे मुंबई के ऑब्ज़र्वर अहमद बलाला साहब थे और उन्होंने डिसीजन लिया कि रईस को भी एक चांस देना चाहिए मुंबई के सदर के नाते, ताकि आने वाले कॉरपोरेशन में मुंबई में एक हम MIM की एक नई सुबह देखें। जी, जहाँ तक MIM की बात करें, MIM दरअसल शुरू हुआ था हैदराबाद से और हैदराबाद के साथ इन लोग ने काफ़ी मेहनत करी, धीरे धीरे लोगों की अटेंशन में आने लगे और अच्छा खासा प्रेजेंस महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में इनका रहा। अच्छा, प्रॉब्लम इनके साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जितनी और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, वो इन लोगों से घबराती हैं क्योंकि इनका एक फ़िक्स वोट शेयर देखने को मिलता है और इस वजह से इनको एक्यूज़ भी किया जाता है माइनॉरिटीज़ को लेकर कि अच्छी खासी हमारी सरकार बन रही थी, आपने आए और आपने वोट काट के ले गए। इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हकीकत में बोला जाए तो MIM अगर किसी को देखना है कि कैसे फंक्शन करता है तो उसे एक बार हैदराबाद जाना चाहिए। और हैदराबाद का जो MIM का जो मॉडल है मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस मॉडल को बनाया है वहाँ पे।
और अपने आवाम के लिए जिस तरीके से उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद रखी है लोगों के लिए, और मुझे वो चीज़ अट्रैक्ट करती है एमआईएम के लिए कि क्यों ना ऐसा मॉडल जो हैदराबाद में एमआईएम के सदर ने बनाए हैं वो मॉडल हम मुंबई में क्यों ना लेके आ सकें। वो नैरेटिव अब चेंज होता दिखाई दे रहा है रईस लश्करिया साहब के आने से, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले यहाँ रक्षाबंधन हुआ और मैंने देखा कि हज़ारों की तादाद में जो हमारी नॉन मुस्लिम सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, उन सब ने इनके हाथ पे राखी बांधी। तो इससे ऐसा लगता है कि ये नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में भी जाने जाते हैं और पॉपुलैरिटी इनकी है। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें भी यहाँ पे एक्सपोज करूँगा जो आप और भी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल्स वगैरह में इक्विपमेंट्स देते हैं, ये बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों का ख्याल रखते हैं, और इनके अंदर सबसे ख़ास बात ये है कि कोई भी इनको इनके नंबर पे किसी वक्त भी फ़ोन कर सकता है। एम आई करेक्ट सर? हाँ, मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने अपना फ़ोन कभी भी स्विच ऑफ किया हो। बैटरी डाउन होने की वजह से अगर कभी हो गया हो तो बात अलग है, लेकिन मैं 24 घंटे अपने फ़ोन को ऑन रखता हूँ मैं, और 24 ही घंटे मेरा फ़ोन साइलेंस पे रहता है, लेकिन फिर भी मेरा फोकस रहता है कि किसी का भी फ़ोन मिस ना हो। बहुत ज़्यादा अपने बारे में थोड़ा सा एम्बैरेस भी होते हैं ये कि उनसे बहुत ज़्यादा अगर सवाल जवाब किया जाए। ये एक हॉलमार्क होता है एक ट्रू आदमी का जो काम में ज़्यादा बिलीव करता है और जो बातें कम करता है। ये पब्लिक आई में नोटिस में तब आए जब रिसेंटली असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज़ जलील ये दोनों जोगेश्वरी इनके एरिया में आए। बारिश का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि ये फ्लॉप शो है, लेकिन जिस तरह का तांता देखने को वहाँ मिला, जिस तरह का एक माहौल देखने को मिला, उससे ये बात जाहिर होती है कि दिस मैन इज़ लव्ड इन हिज एरिया एंड इन कम्युनिटी। रईस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच रेबा जी, आप मुझे इंटरव्यू किए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ में, और इंशाल्लाह इसी इंटरव्यू को मैं एक बार फिर से आपके साथ करना चाहूँगा। डेफिनेटली सर। चलिए, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट। कीप वॉचिंग।